हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हिंदी व्याकरण सीरीज की तीसरी वीडियो रहने वाली है। जिससे पहले वर्णमाला को हमने पिछली 2 कक्षाओं में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें स्वर और व्यंजन को बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। उनके जो प्रकार हैं, उनके उच्चारण स्थान, हर एक चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक टॉपिक पहले हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी प्रश्नोत्तरी, उस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। जैसे आपको एग्जाम में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर आप जैसे जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, जेवे और कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उस तरह से आपको जो एमसीक्यूज होंगे वो फॉर्मेट उसी तरह से बनाया गया है, ताकि आपके एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन को टैकल करें तो आपको वहां पे कुछ नया अनुभव ना हो। राइट, देखो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले जो नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में नए बच्चों के लिए बताना चाहूंगा कि हिंदी व्याकरण सीरीज 2026 2026 इस नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, वहां से भी आप पिछली 2 कक्षाओं को देख सकते हैं। अगर वहां पे आपने अपना बेसिक पक्का कर लिया, उसके बाद आप इस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर आ सकते हो। राइट, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है आज की वीडियो में, क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, और ये हर एक मैं विद्यार्थी से ऐसी आशा करता हूँ कि वो बिल्कुल सही जवाब देंगे इसका। राइट, देखो ऑप्शन है आपके पास अ, देन आ, देन ई, देन ई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ। अब कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि छोटा आ, बड़ा आ। राइट, तो छोटा आ क्या है, वो सबसे पहला स्वर है। ये बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैं बेसिक से हाई तक ले जाऊं। राइट, और आप वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि जो क्वेश्चंस का जो लेवल है, वो आपको जो है वो इजी, मॉडरेट, हाई, इस तरह से कुछ बढ़ाया गया है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है ऊ, बड़ा ऊ, जिसको हम बड़ा ऊ बोलते हैं, ऊ किस प्रकार का स्वर है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त या अनुनासिक। अब देखो जो नए स्टूडेंट होंगे ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो प्रीवियस जो वीडियो है आपकी, जो 2 मैंने वीडियो दी है ना, उनमें बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है मैंने इन सब चीज़ों को। तो अगर आपने अभी तक नहीं वहाँ पे विजिट किया है, तो एक बार पहले वहाँ पे जाइए प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे वीडियो को गो थ्रू कीजिए, और उसके बाद आप इस वीडियो में आ सकते हो। राइट, देखो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, दीर्घ। अब दीर्घ क्यों, दीर्घ का मतलब क्या हुआ वैसे। दीर्घ का चलो बच्चों को, नए बच्चों को भी साथ में होंगे, उनको बता देता हूँ। जिन मैंने बताया था कि जिन स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। राइट, अब दीर्घ स्वर में देखो बड़े ऊ की अगर बात करें ये है, और साथ में अगर मैं आपको बताऊं इसके साथ में कौन कौन से स्वर हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, देन ए, देन ए, ओ और ओ। ये हमारे स्वर हैं। ये जो जितने भी स्वर मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको, और इसमें बड़ा ऊ तो रह ही गया। चलो ये भी तो यहाँ पे भी था बड़ा ऊ, मतलब ये 7 हैं, 7 स्वर के हैं हमारे, दीर्घ हैं। इसके बाद हस्व। हस्व का मतलब क्या होता है, हस्व का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब लघु, लघु बोल सकते हैं हम इसको। राइट, आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझे होंगे। अगर आपको इन स्वरों में से कहीं से भी पूछा जाता है कि ये कौन किस प्रकार के स्वर हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो दीर्घ स्वर होगा। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा स्वर हर्षव है। अब हर्षव, हर्षव को हम ना लघु भी बोलते हैं, लघु। राइट, ये आपको पता होगा। राइट, देन देखो ऑप्शन की तरफ आएंगे। ऑप्शन ए है, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो है बड़ा अ, देन ई, देन ऊ, देन औ। अब देखो हर्षव मतलब जिनमें जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। आप खुद ना एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप जब उच्चारण करेंगे ना, जैसे आप आ बोलते हैं ना, आ, तो जैसे कुछ लंबा, मतलब थोड़ा सा लंबा ले जाते हो आप। अगर आपको मैं बोलूँ कि आ आप बोलिए, उसके बाद बोलूँ कि आप बड़े आ का उच्चारण कीजिए, तो कम समय किसको लगेगा, कम समय आपको यहाँ पे लगेगा। जो छोटा आ है हमारा, उसको कम समय लगेगा। राइट, देन बड़े आ को क्या ज़्यादा समय लगेगा। देन यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है, बड़ा आ है, बड़ी ई है और ओ है। देखो इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें जो छोटा है, मतलब ऊ। अब देखो जब हम ऊ बोलते हैं ना, ऊ, देन यहाँ पे बड़ा ऊ, देखो ऊ, ऊ, तो मतलब क्या हुआ कि कम समय किसको लग रहा है, छोटा ऊ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूँ समझे होंगे। अगर आपको फिर भी ऐसा डाउट है, तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आपको पहले वो दोनों वीडियो देखनी पड़ेंगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन है अंग को क्या कहते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा उनको भी बताना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जो स्वर थे, मैंने बताया था आपको कि स्वरों में अगर हम बात करें
तो क्या था, यहाँ पे 11 स्वर थे, 2 मैंने आपको अयोगवा बताए थे, अयोगवा जिनको बोलते हैं, अयोगवा। अब देखो अयोगवा कौन-कौन से थे, एक अंग और आ, मतलब ये इनको ना तो स्वरों में शामिल किया जाता है और ना व्यंजन में शामिल किया जाता है। ये आपने ध्यान रखनी है जो बात जो मैं आपको कह रहा हूँ। इन दोनों को ना तो स्वर में शामिल किया जाता है और ना व्यंजन में शामिल किया जाता है। इनको अयोगवा बोलते हैं, राइट। अब देखो अंग को क्या कहते हैं, स्वर, अनुस्वार, विसर्ग या व्यंजन। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जिंदगी भर नहीं बोलने वाला है आपको। अंग, आ, इसमें से एक ही चीज़ याद रखनी है आपने, विसर्ग का तो आपको पता ही है ना, आपने अपनी जैसे पिछली आपकी कक्षाएं थी, जो पहली कक्षाएं थी आपकी, वहाँ पे विसर्ग हमने संस्कृत में भी पढ़ा था। तो बस यार सिर्फ इसके साथ है अंग, आह जिसको बोलते हैं हम, तो ये तो विसर्ग हो गया। इसके बाद जो ये बचता है आपका, इसको अनुनास, अनुस्वार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से आप याद रख सकते हो। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, मैं आपको बता दूं, अगर ये इस इन दोनों से अगर क्वेश्चन पूछा आता है हाई लेवल, तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों को देके, इन दोनों वर्णों को देके कि इनमें से अयोगवा कौन कौन सा है भाई, अयोगवा। तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों को अयोगवा बोलते हैं, अंग को अनुसार बोलते हैं, आ को विसर्ग बोलते हैं, इन दोनों को मिला के अयोगवा बोलते हैं। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन है आ किसे कहते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया कि भाई विसर्ग है इसके पीछे, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हिंदी का ना, हिंदी की अगर मैं बात करूँ, हिंदी का सब कोई भी एग्जाम जहाँ पे हिंदी से मतलब रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे आते हैं ना, अगर आपने इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लिया ना, और ये जो मैं आपको जैसे प्रश्न उत्तरी लेके आ रहा हूँ, जो डिटेल में आपको बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन में 3-3 जो फैक्ट हैं हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली ना, तो आपको इसके बाद हिंदी की ना तो कोई बुक पढ़नी पड़ेगी और ना कोई अदर वीडियो देखनी पड़ेगी। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। अगर आप जेबीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, पटवारी, जेओए, कोई भी एग्जाम, जैसे मान लो आप जेओए लाइब्रेरियन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, उसमें भी आपको हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राइट। तो ये आप मान के चलिए कि आपने जो वीडियो है ना, उनको बहुत ही ध्यान से देखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। हिंदी वर्णमाला में सामान्य स्वर कितने माने जाते हैं। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। इसमें ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 11, देन 12, देन 13 और 14। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11। अब आप बोलेंगे सर 11 सामान्य तो हमने पढ़ा नहीं था। एग्जामिनर इसी तरह से समझाता है आपको। सामान्य इस तरह से कुछ लिखा हुआ ना, ये सामान्य इस तरह से भी लिखते हैं। अब देखो ये जो न यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, गलत नहीं है। मैंने आपको बताया था हर एक शब्द का मैंने विग्रह किया था। जैसे मैंने क लिखा था ना, यहाँ पे इसका विग्रह किया था मैंने कि क के पैर में हल होता है, फिर उसके साथ जब अ जुड़ता है, इस पूरे मतलब प्रोसेस के बाद जो चीज़ बन के आती है वो ये है, समझ रहे हो। तो ये आप गलत नहीं, ये ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सामान्य आपको कन्फ्यूज करेगा कि सामान्य स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, समझ रहे हो। देखो मैंने पहले ही आपको पीछे बता दिया कि भाई आपके जो सामान्य या कुल जो स्वर होते हैं आपके, वो 11 माना जाते हैं। कितने माने जाते हैं, 11। तो आपने वहाँ पे 13 करके नहीं आना है, 13 करके नहीं आना, ये गलत है। 11 आपका जो है वो सही उत्तर होगा इसमें, राइट। क्वेश्चन नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आपका, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संयुक्त स्वर है। मतलब ये जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं ना, इसमें से पहचानना कि संयुक्त स्वर कौन सा है। अब देखो स्वरों के बारे में तो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ आपको। वैसे उनका वर्गीकरण किस मतलब कौन कौन से स्वर ऐसे हैं जो किस श्रेणी में आते हैं, या जो उनके प्रकार हम बोल सकते हैं। तो इसमें संयुक्त स्वर पूछ लिया अब आपसे। थोड़ी सी अगर मैं आपको एक बात बताता चलूँ, तो संयुक्त का मतलब क्या होता है। संयुक्त का मतलब होता है कि जो किन्हीं मतलब एक दो या दो से अधिक वस्तुओं से कुछ भी चीज़ मिल के बनती है। जो संयुक्त तो वही हुआ ना, एक दो चीज़ें मिल गई या कुछ ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है, मतलब किसी के मिलने से जो चीज़ें बनती है। समझ रहे हो मेरी बात को। और मैंने आपको डिटेल में बताया भी था कि जो हमारे स्वर है ना, 11 जो हमारे स्वर हैं, उनमें कुछ स्वर ऐसे हैं जो मतलब स्वरों को मिलके बने हुए हैं। कैसे, देखो अ की अगर हम बात करें, छोटा अ, इसको मैंने बोला था ये मध्य स्वर भी बोलते हैं, और ये मूल स्वर में भी आता है। मैंने बताया था आपको मूल स्वर का क्या मतलब होता है। मैंने बताया था कि जिनको मतलब किसी की आवश्यकता नहीं होती है, समझ रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पे ई की बात करूँ, तो ई भी मूल स्वर में आएगा। छोटी ई है ना, अगर मैं बड़ी ई की बात करूँ, बड़ी ई ये है, तो बड़ी ई बना कैसे, ई छोटी ई, छोटी ई, तब ये बड़ी ई बन रही है, समझ रहे हो। तो मूल क्या हुआ, मूल स्वर तो यही है ना। जैसे बड़ा आ यहाँ पे है, तो ये बना कैसे है, अ देन अ। तो मूल स्वर स्वर कौन सा होगा, मूल स्वर ये होगा ना, क्योंकि इन दोनों जब ये दो बार मिले तब ये बना है। समझ रहे हो मेरी बात को। इसी तरह से संयुक्त स्वर, अगर संयुक्त स्वर की बात की जाए, तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन में अ, ये तो नहीं हुआ, ई, देन ए और री। अब देखो री तो मतलब ही नहीं है कि कोई संयुक्त है या कुछ भी है, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए। अब ये कैसे संयुक्त है मैं बताता हूँ आपको। मैंने वैसे बताया भी है प्रीवियस वीडियो में, पर यहाँ पे भी बताता हूँ, कुछ नए बच्चे भी होंगे हमारे साथ में। देखो
ए का जो निर्माण होता है ना, देखो इसका निर्माण है अ और ए। अब ये जो ये बना हुआ है ना यहाँ पे, ये भी कैसे बना है इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। मैंने बताया था आपको अ के साथ जब छोटी ई मिलती है ना, तब इसका निर्माण होता है, किसका? ए का। और जब इस अ के साथ इस ए का मिलान होता है, जैसे यहाँ पे मैंने किया है अ और ए, तब आपका बड़ा ए बन जाता है। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। देखो ये संयुक्त स्वर में कौन-सा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि वीडियो में कुछ चीज़ें बच जाती हैं या कुछ आपकी क्वेरीज़ होती हैं, तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप क्या चाह रहे हो, राइट? देन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड हैं, कलीग हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी हेल्प मिल सके, राइट? और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा ये बोलना भी बेकार है, तो फिर मैं ये बोलना भी छोड़ दूँगा, राइट? चलो क्वेश्चन की तरफ आएँगे। प्रश्न नंबर 9 है आपका, कौन सा स्वर नाश किया है? अब देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि कौन सा स्वर नाश किया है। देखो अ, आ, अंग या ई। देखो तो मतलब ही नहीं है, कंठ है, समझ रहे हो? देन आ भी, तो ये तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हैं। ई की बात करें, ये भी गलत है और सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसको नासकिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नासकिया। जैसे आप ना इसका उच्चारण करोगे ना जब, देखो नासकिया के साथ आप इसको ना, क्योंकि यहाँ पे और कोई ऐसा स्वर नहीं है जो नासकिया हो या अनुनासिक हो, समझ रहे हो मेरी बात को? इसको पर अनुनासिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है सर? मैंने बताया वीडियो में बहुत अच्छे से कि जो मुँह और नाक दोनों से बोले जाते हैं। आप उच्चारण कीजिए अंग, जैसे आप अंग बोलते हो ना, तो नाक और मुँह दोनों से आवाज़ निकलती है इसमें। तो इसको नासिकीय बोलते हैं और इसको अनुनासिक भी बोलते हैं। आशा करता हूँ समझे होंगे। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वरों का प्रयोग किस लिए होता है? ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपको। आप इस तरह से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, देन व्हाटएवर ऑप्शन, मतलब जो भी आपको लगता है कि ऑप्शन सही है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँगे। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं? देखो, कुल व्यंजन पूछ लिया। ये 32, 33, 39 या 35 कुल व्यंजन, ये भी आपने ध्यान रखना है। वर्णमाला में पहले तो व्यंजन की बात कर रहा है, फिर उसमें भी कुल व्यंजन की बात कर रहा है, समझ लो? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके साथ में जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी बता देता हूँ। देखो, अगर आपसे पूछता है कि कुल व्यंजन, उत्तर होगा आपका 39, ठीक है? अगर आपसे पूछता है कि वास्तविक व्यंजन, ठीक है, तब भी आपका उत्तर होगा 39। अगर आपसे पूछता है कि परंपरागत व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 33। बहुत ही ध्यान से ये चीज आपने जो है वो यहाँ पे जो फैक्ट है इसको नोट करना है। परंपरागत रूप से अगर पूछेगा तो वो आपका आंसर 33 होगा, तब आपका उत्तर क्या होगा? 39 नहीं होगा। परंपरागत क्या होता है, अगर इसके बारे में भी पता नहीं है, तो फिर आपको वीडियो, जो आपकी प्रीवियस वीडियो है ना, जो इसी जो प्लेलिस्ट है हमारी, जो हिंदी व्याकरण 2026, उसमें जाना पड़ेगा और वहाँ से देख के आपको जो है पूरा इसका जो है वो आइडिया भी होगा और ज्ञान भी होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन है क वर्ग का तीसरा वर्ण। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं किसी भी एग्जाम में, और साथ में अगर ये क्वेश्चन आप इन सब क्वेश्चन को कर लेते हो ना, और अगर आप कर रहे हो अपने लेवल के ऊपर, तो ये समझिए कि वर्णमाला से आपका एक भी नंबर नहीं मतलब कोई भी चुरा नहीं सकता है, ये आप मान के चलिए, समझो? देन यहाँ पे तीसरे वर्ण की बात की गई है। अब देखो मैंने इतनी डिटेल में आपको ये चीज़ बताई हुई है ना कि क वर्ग क्या है, च वर्ग क्या है, समझो, ट वर्ग क्या है। अब देखो क वर्ग का तीसरा वर्ण, मतलब मैंने बताया था क वर्ग कहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे क ये है, क ख ग घ ड़, समझ रहे हो? अब इसके बाद मैंने एक और बात बताई थी आपको, अगर ध्यान हो, कि देखो ये तो वर्ग है हमारा, कि ये क वर्ग है, कौन सा है भाई? क वर्ग, समझ रहे हो? पर अगर वर्ण की बात की जाए तो जैसे क वर्ग का प्रथम वर्ण ये था, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक और ये पंचम। तो आपसे पूछा कौन सा है यहाँ पे, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे पूछा हुआ तीसरा वर्ण। तीसरा वर्ण कौन सा आएगा? ग। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो इस चीज से आप बोलेंगे कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो इसी पर्टिकुलर चीज से अगर मैं आपको बात करूँ ना, अगर एग्जामिनर आपको घुमाना चाहे वो कैसे घुमाएगा, मैं बताता हूँ आपको। देखो, अगर आपको जो मैंने पढ़ा है वो आपने पढ़ा है, तो आपको कोई नहीं घुमा सकता है, ये आप मान के चलिए। देखो वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन करेगा कि जो ड़ है ना, इसका उच्चारण स्थान बताएं। तो अब मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी कि क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो सभी क्या हैं? वो कंठ है। सभी क्या हैं? कंठ है। और साथ में
हर एक जो स्पर्श व्यंजन थे हमारे, जो 25 हमारे स्पर्श व्यंजन थे ना, उसमें जो अंतिम के जो पंचम वर्ण होता है ना स्पर्श व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजन समझ रहे हो, उनका जो मतलब पंचम वर्ण होता है वो अनुनासिक भी होता है भाई, उसको अनुनासिक भी बोलते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो इस तरह से अगर आपने चीजें पढ़ी है ना तो फिर अब क्या घुमाएगा आपको एग्जामिनर, आशा करता हूँ समझे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है च वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है, व्यंजन या इसको आप वर्ण भी कह सकते हैं। च वर्ग का, अब च वर्ग का कौन सा है अंतिम, ज, झ, ञ, देन च। अब देखो च तो पहले ही प्रथम है ना, जब मैं लिख रहा हूँ च, छ, ज, झ, इस तरह से होगा ना ये, राइट। इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि अंतिम क्या है और प्रथम क्या है और तृतीय क्या है। उसी तरह से ट वर्ग का सही क्रम बताना है आपने यहाँ पे। देखो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है कि यहाँ पे तो दिए ही ऐसा है कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होने वाला है। पर इसमें एक बात अगर आपने नोट की हो ना, अगर आपको वो, ये तो चलो ऑप्शन मैंने त वर्ग दे दिया प क, ठीक है, अगर वो ऑप्शन में आपको किस तरह से घुमाएगा, जैसे ये ऑप्शन दिए वो इस तरह से कर देगा, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से ये कर देगा। आपको वो ये भी कर सकता है भाई, ट आगे रखेगा वो, ड के पैर में भी वो यहाँ पे बिंदी लगा देगा, ड के पैर में भी बिंदी लगा देगा, मना कर देगा, समझ रहे हो। तो आपने अगर चीज़ों को अच्छे से समझा है ना तो आप फिर कंफ्यूज नहीं हो सकते वहाँ पे। यहाँ पे तो आपको ऑप्शन बिल्कुल साफ देख के पता चल रहा है कि भाई ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट होगा। मैं आपको हाई लेवल की बात बता रहा हूँ कि जो हाई लेवल आपसे पूछा जाएगा वो इस तरह से आपको घुमाता है एग्जामिनर, तो वो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। त वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं। देखो अगर आपने, अब इसमें सबसे मेन जो बात है वो क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए। देखो अगर आपको स्पर्श व्यंजन का पता है ना, स्पर्श जो हमारे स्पर्श व्यंजन है कितने हैं 25, राइट। और कहाँ तक हैं ये भी पता होना चाहिए। तो क से म तक, मतलब क वर्ग से म किस में आता है, कौन से वर्ग में आता है म, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं है ना, देखो प वर्ग में है ना, अब यहाँ से एक तो आप उच्चारण भी अच्छे से प बोलोगे, प के जितने भी वर्ण है वो सभी ओष्ठ हैं। देखो प बोलिए प, समझ रहे हो मेरी बात को। और यहाँ से एक और बात हमें पता चलती है कि जैसे हमसे ये पूछा जाता है कि त वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, त वर्ग में, तो यहाँ पे आपको पता है कि स्पर्श व्यंजन में 5-5 वर्ण थे सबके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ रहे हो। कई बार क्या होगा कि आपको वो कंफ्यूज करने के लिए क्या कर लेगा, वैसे ये बोलेगा नहीं पर कई बार बोल सकता है आपको कि भाई यह वर्ग, वैसे बोलते नहीं इसको, यह वर्ग नहीं बोलते हैं इसको, पर अगर पूछ लिया आपसे कि यह वर्ग का कोई भी आपको, जैसे यहाँ पे वर्ण दे दिया, वो आपसे पूछ लिया कि ये स्पर्शी है या कौन सा है, तो वहां पे आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने अच्छे से नहीं समझा है। आशा करता हूँ समझे होंगे। क्वेश्चन है आपका प वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है। अब प वर्ग पूछ लिया इसने, देखो ध्यान रखना है आपने इन सब छोटी छोटी चीजों का ना, अगर आपको ध्यान नहीं है ना, देखो त वर्ग का क्या था, म, त, थ, द, ध, न, देखो त, थ, द, ध, न, समझ लो, प, फ, ब, भ, म, तो इसका अंतिम क्या होगा म, प वर्ग का अंतिम कौन सा होगा म, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझे होंगे। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बोलता है कौन सा व्यंजन है जो मूर्धन्य है। अब मैंने बताया था कि मूर्धन्य का मतलब क्या हुआ, वो मैंने बहुत ही अच्छे से बताया। वो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब ट, च, क, प। अब देखो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। मैंने बताया था ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, समझ लो, वो सभी के है वो मूर्धन्य है। यहाँ से क्या हेल्प मिली आपको कि भाई अकेला अकेला याद नहीं करना पड़ रहा है आपको। अगर आपको ट वर्ग याद है ना, तो आपको पता है कि कोई भी आपको व्यंजन पूछ ले, उसका जो उच्चारण स्थान होगा वो मूर्धन्य ही होगा। जैसे च है भाई तालु, जितने भी हैं च वर्ण के वर्ग के वो सभी तालु हैं। क सभी कंठ्य कंठ्य, प अभी बताया मैंने सभी ओष्ठ हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक एक चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी बात समझे हो, इस तरह से आपने स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन तालव्य है। तालव्य मतलब जीव से, तालु जीव, जीव से जो बोला जाता है। अब देखो च, ट, प, त, देखो ट तो पहले मूर्धन्य हुआ, यानी च, हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझे होंगे। देखो वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमें, और अगर कोई आपका ऐसी क्वेरी रहती है या कुछ आपको ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ को ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो चीज़ आपने हमें बतानी है और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी ना उसमें हम उन सब चीज़ों को प्रॉपरली ऐड करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कौन सा व्यंजन ओष्ठ है। ओष्ठ माने होंठ से, समझ रहे हो ना मेरी बात को। होंठ क्या है, एक तद्भव है, और ओष्ठ क्या है, ओष्ठ एक उसका तत्सम रूप है। क्या है, तत्सम है ना, समझ रहे हो। तो ओष्ठ कौन सा है यहाँ पे देखना है आप, प, त, क, च, करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर ए। आप उच्चारण कर लीजिए ना, प, जैसे आप प बोलते हैं तो आपके होंठ जो है वो मिलते हैं, प, फ, ब, भ, म, ऐसे बोलना है आपने। मतलब जब आप बोलते हो ना उसको फील भी लेना है आपने, मतलब देखना है आपने। या तो जब भी कोई भी शब्द बोलते हो ना आप, जैसे आपने बोला प, जैसे आप प बोलते हो ना, बोल रहे हैं प, तो आप जो वहाँ पे बिल्कुल मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि वहाँ पे आप खुद को रोक लिया करो और खुद देख लिया करो कि आपकी स्थिति क्या है, आपके जो मुंह है वहाँ पे कौन सी स्थिति पे वो वर्ण जो आप उच्चारण कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कौन सा व्यंजन दंत्य है? दंत्य, समझ रहे हो मेरी बात को? दंत्य भाई, क, च, प, देन च, देन त। अब देखो त जैसे आप बोलते त, थ बोलो, त, थ, द, ध, ध धनुष जो होता है ध, तो आपकी जो जीभ है ना वो आपके दांत को स्पर्श करती है। क्या करती है? दांत को स्पर्श करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि त वर्ग के जितने भी वर्ण है वो क्या होंगे? दंत्य। अब यहाँ पे त वर्ग में त ही पहले ही आप हमारा वर्ण जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? आपने देखना है कि अंतस्थ कौन से हैं। अब देखो य र ल व, देन क ख ग, च वर्ग या ट वर्ग। अब देखो अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है ना तो मैंने आपको बताया था स्पर्श जो आपके व्यंजन है ना वो 25 हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन आपका सही उत्तर ये हो जाएगा। वैसे य र ल व ये क्या है आपके? य र ल व ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। और इसमें भी मैंने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी आपको कि य और जो व है इनको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं, र को हम क्या बोलते हैं और ल को क्या बोलते हैं। अच्छा ल को हम क्या बोलते हैं? वैसे क्वेश्चन भी आने वाला है आगे आपको, पर आप कमेंट जरूर बताइएगा कि ल का दूसरा जो ल व्यंजन है उसका दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। उष्म व्यंजन, इनको हम उष्म संघर्षी भी बोल देते हैं ना। उष्म अगर संघर्षी पूछ लेता है आपसे ना तब भी आपका आंसर वही होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो अंतस्थ है। और क वर्ग और त वर्ग क्या है? ये भाई दोनों ही जो है वो स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो उष्म कौन से होंगे? जिनमें उष्मा निकलती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या है? उष्मा निकलती है, वो है उष्म। तो वो श, श, स, ह ये सभी क्या है? उष्म संघर्षी हैं। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको कि स्पर्श संघर्षी। अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको क, देन च, चलो ये मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। इसमें से मुझे बताना है आपने कमेंट में कि स्पर्श संघर्षी कौन सा इसमें जो है वो व्यंजन है। क और छ में कौन सा स्पर्श संघर्षी बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है र किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ, स्पर्श, उष्म या संयुक्त? देखो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे वो य, र, ल, व थे। अब देखो र के बारे में आपको बता ही देता हूँ। र क्या है? र को क्या बोलते हैं हम? लुंठित भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे जैसे प्लेलिस्ट का जो एक मतलब आपको लिंक है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे उस वीडियो को पूरा देखिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ह किस वर्ग में आता है? आपने वर्ग बताना है। अब ह किस वर्ग में आता है? देखो पूछ लिया ना यहाँ पे कि ह किस वर्ग में, जबकि क्या है? ह क्या है? ह कौन सा व्यंजन है? उष्म संघर्षी हुआ ना, जैसे हमने अभी पढ़ा। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वैसे समझ रहे हो? पर वर्ग पूछ लिया आपसे कि कौन सा उष्म वर्ग है, तो वो इस तरह से भी पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। देखो स्पर्श में कितने थे? 25। अंतस्थ कितने हैं? 4। तालव्य वो आप मुझे कमेंट करेंगे। और उष्म कितने थे? वो 4। तो इस तरह से आपने चीज़ों को समझना है कि एक ही क्वेश्चन से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा व्यंजन अनुनासिक है? अनुनासिक पहचानना है भैया आपने, ड, ग, घ या क। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि जितने भी जो वर्ग है ना आपके, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, समझ रहे हो, प वर्ग है, त वर्ग है, जितने भी आपके वर्ग हैं उनके जो पंचम, जैसे ये तो क वर्ग का प्रथम यही है, फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, पंचम, जो यहाँ पे अंत में जो आपके जैसे स्पर्श व्यंजन में जो यहाँ पे जितने भी जो व्यंजन है ना उनको हम अनुनासिक भी बोलते हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे देखिए जरा, ये तो तृतीय है, ये चतुर्थक है और ये प्रथम है। किसका? क वर्ग का। ध्यान से देखिए, क का प्रथम, ध्यान यहाँ पे ये तृतीय और ये चतुर्थक और ये पंचम दिया हुआ है, समझ रहे हो? तो पंचम कौन सा? ये है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बस इसी तरह से घुमाता है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा हुआ है, मतलब नहीं आपका एक भी क्वेश्चन जो वहाँ से गलत हो जाए, ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अय्या का उच्चारण स्थान क्या है भाई? तालु, दंत, होंठ, होंठ होगा यहाँ पे, होंठ भी क्या आप इसको ओष्ठ भी बोल सकते हो, ओष्ठ, ठीक है। देन यहाँ पे कंठ या कंठ्य, समझ लो, तो ये करेक्ट इसका तालु हो जाएगा। बट एक बात आपने अगर ध्यान दी हो तो जैसे ही आपने वर्ण को पढ़ना है ना तो समझना भी है कि इसके पीछे और फैक्ट क्या है। देखो
ये जो है ना वो क्या है, पंचमी हुआ ना, च वर्ग का पंचमी हुआ ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अभी हमने पढ़ा अनुनासिक भी बोल सकते हैं। अनुनासिक का क्या मतलब हुआ, अनुनासिक माने मुंह और नाक दोनों से जो बोला जा सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे, सॉरी। ण का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, तालु, दंत्य, ओष्ठ। अब पहले आपको अगर ये पता होगा ना, देखो यहाँ पे इस तरह से पूछा जाता है वो आपको, अगर आपको ऐसा पता है कि किस वर्ग का ये जो मतलब जो आपका व्यंजन है या वर्ण है ये किस वर्ग का है, अगर ये आपको पता है ना, फिर नहीं आपको बन सकता वो। अब देखो ट वर्ग का नहीं है, ट वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है ना, ये ना, तो ट वर्ग के जितने भी थे वो क्या थे, सभी मूर्धा थे। मुझे याद करने की जरूरत नहीं है भाई, रीजनिंग बना दिया मैंने आपके लिए, समझ रहे हो मेरी बात को, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, राइट। देखो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है ना वो आपकी अटेंडेंस बताता है हमें, और जितना हो सकता है ना अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन है म का उच्चारण स्थान क्या है, बोलिए भाई म का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, कंठ, तालु, दंत्य। देखो तालु तो नहीं होगा, च वर्ग के जितने भी थे तालु में जाते थे। दंत्या त वर्ग के जितने हैं वो दांत से बोले जाते हैं। कंठ्या क वर्ग के जितने हैं वो कंठे होते हैं। तो म तो म आपका करेक्ट यही हो जाएगा ना, प। अब म कौन से वर्ग का है, तो प वर्ग का है भाई, प फ ब भ म, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपने चीजों को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन है न किस प्रकार का व्यंजन है, किस वर्ग का, अच्छा वर्ग पूछा गया आपसे। अब त ट प क कौन से वर्ग का है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। त थ द ध न, तो न आपका त वर्ग का व्यंजन है। अगर जो मैंने आपको क्वेश्चन फ्रेम किए ना बेटा, आपको लग रहा होगा जी जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर ये इसी तरह से आपने सेम इस फॉर्मेट को समझ लिया ना, तो फिर उसके बाद आपको कहीं से भी घुमा ले वो, फिर नहीं छूटेगा आपका एक भी क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे आ जाइए, ड किस वर्ग में आता है। अब ड की बात की है, किस वर्ग में आता है। अब ध्यान रखना है हमेशा एक बात का, कई बार जल्दबाजी में क्या करता है बच्चा कि वो ट वर्ग का मान लेता है इसको, कि ट वर्ग में भी वहाँ पे ड आता है ना ऐसे, तो वो मान लेता है। अब देखो इसमें इसकी पहचान कैसे होती है, इसके यहाँ पे, इसके ऊपर यहाँ पे बिंदी होती है, नीचे नहीं, नीचे नहीं मैं कह रहा हूँ, समझिएगा मैं यहाँ कह रहा हूँ, जो क वर्ग का अंतिम जो वर्ण है ना, इसको अड़ बोलते हैं हम, इस तरह से यहाँ पे इसकी बिंदी होती है। अब इसमें कंफ्यूजन हो ना, कई बार बच्चे ट वर्ग लगा के आ जाते हैं, देखो यहाँ पे दिए हुआ है ऑप्शन के ट वर्ग नहीं, ये आपने बहुत ध्यान से देखना है जब भी आप क्वेश्चन करेंगे। और साथ में एक और बात बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने द्विगुणी व्यंजन बताया था ना आपको कि ड और ड़, इनके पैर के नीचे इधर बिंदी है उनके, तो इसमें और इसमें दिन रात का फर्क है, देखिए जरा ध्यान से, तो आपने गलती नहीं करनी है वहाँ पे। ड जो होगा, इसके जो क वर्ग का अंतिम है ना वर्ण है, उसके इधर ऊपर है, ऊपर बिंदी लगी हुई है उसके, उसमें मतलब पैर में नहीं है बिंदी, यहाँ पे पैर में बिंदी लगी हुई है। द्विगुणी व्यंजन भी बोलते हैं इनको, उत्क्षेप भी बोलते हैं इनको, समझे। आशा करता हूँ ये समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। स्वर और व्यंजन मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द, वर्ण, वाक्य, ध्वनि। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और ये मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। ये मैंने आपको दो क्वेश्चन, एक पहले दिया मैंने क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपने मुझे कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। व्यंजन का उच्चारण किसके बिना नहीं होता, व्यंजन का उच्चारण किसके बिना नहीं होता, स्वर, वाक्य, शब्द या मात्रा। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको, व्यंजन का मतलब वही हुआ कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो मतलब उच्चारण किसके बिना नहीं होगा, फिर स्वर के बिना नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत आसान दिया हो आपने, अच्छा अगर मैं इसी क्वेश्चन को घुमाता कैसे आपको एग्जामिनर में बताता हूँ, अगर इसको मैं ऐसे बना देता हूँ क्वेश्चन को कि स्वर स्वर का उच्चारण किसके बिना नहीं होता है। ऑप्शन आपको ये सभी दे दिए, और अंतिम आपको एक ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या आंसर होगा। आप अपना जो आंसर है ना वो कमेंट कीजिएगा मुझे, समझ रहे हो मेरी बात को, इस तरह से घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आपका वो है क्ष। क्ष क्या है, पूछा है इन्होंने कि भाई ये व्यंजन है वो क्या है, संयुक्त व्यंजन है, स्वर है, अंतस्थ है या उसम है। उसम भाई श श स ह, अंतस्थ है य र ल व, संयुक्त व्यंजन है क्ष, आपका जैसे वो यहाँ पे त्र था ना, देन यहाँ पे श्र, देन ग, ये है ना आपके संयुक्त। और स्वर तो आपको पता ही है जितने भी हैं, तो क्ष कहाँ आया संयुक्त में। अब देखो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना है। क्ष क्या है, संयुक्त मैंने बताया था ना आपको कि संयुक्त कौन से होते हैं, जो दो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो अगर क्ष की यहाँ पे बात की जाए तो ये क के पैर में हल होगा, ध्यान रखना है आपने, देन श, इन दो। और ये क्वेश्चन ना पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है
संयुक्त व्यंजन से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है आपको, या तो आपको श पूछ लेगा या आपको त्र पूछ लेगा, ऐसे कि ये मतलब संयुक्त व्यंजन है, कौन-कौन से व्यंजन को मिलके बना हुआ है, आप वर्णों को मिलके बना हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि त, पैर में हल, देन र, इस तरह से मिलके बना हुआ है। देन यहाँ पे श्र भी है, ग भी है, ये आपको पूछेगा। और जबकि इसकी मैं अगर बात करूँ ना, ये आपको पटवारी में पूछा गया था लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम हुआ था पटवारी का, समझे मेरी बात को। इसको लिखा कैसे जाता है, दो जो हमारे वर्ण हैं वो हैं ज के पैर में हल, देन यहाँ ये है इसका। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। त्र क्या कहलाता है, संयुक्त व्यंजन भाई हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था। देन ग में कौन से व्यंजन है, देखो ये यहाँ पे ज के पैर में हल है, देन અહીંયા है ग य, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पे क श नहीं होगा, ये भी बिल्कुल गलती होगा। अगर यहाँ पे श की बात होती तो क के पैर में हल होता, समझ रहे हो मेरी बात को, तब होता है यहाँ पे श। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या बचता है, देखो ज और न भी दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं ये भी गलत है। ज और અહીંયા इसका होगा ज के पैर में हल, देन यहाँ पे અહીંયા। जब ये मिलके बनेंगे तो इनके बाद कौन सा आएगा, इनके बाद मिलके ये बनेगा। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। कुल संयुक्त व्यंजन कितने माने जाते हैं भाई, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, मैंने अच्छे से बताया आपको 4। करेक्ट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर चिन्ह को क्या कहते हैं। जो स्वर है ना, पता स्वर चिन्ह जो है, चिन्ह इनको क्या कहते हैं, मात्रा, ध्वनि, वर्ण या उच्चारण। देखो ध्वनि की परिभाषा बहुत अच्छे से बताई थी कि ध्वनि होती क्या है, वर्ण इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था, उच्चारण के बारे में अच्छे से बताया था। तो इसका वैसे सही जो उसका उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मात्रा। स्वर चिन्ह का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बड़ा आ, अब मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिखता हूँ तो ये क्या है, ये मात्रा है ना किसकी, इसकी। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए ये जो इस तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इसकी मात्रा है या चलो आगे आपको क्वेश्चन भी आने वाला है, या इसकी मात्रा है, थोड़ा सा सोचिए क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका, ठीक है। देखो ये दिया हुआ है ना, ये किसकी मात्रा है, ये बड़ा आ की है, अ की है। देखो ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि किसकी मात्रा है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये जो आपकी मात्रा है ना, ये बड़ा आ की मात्रा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये इसकी मात्रा है। और जो छोटा होता है ना वो अपने रूप में आता है, जहाँ पे भी आता है, कहीं पे भी अगर आप बात करें, एक तो वो व्यंजन के साथ में मिला होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क लिखता हूँ, क का मैं विग्रह करता हूँ तो क के पैर में हल है तो अ, तो जैसे ये पूरा मिलने के बाद इस तरह से बनता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे आकार, तो देखो अ पूरा आया आकार, तो ये जो ये मात्रा है ना ये किसकी है, बड़ा। देखो कॉमन से क्वेश्चन है, जब आपको एग्जाम में आते हैं ना तो वहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी है अपने दिमाग में। देन यहाँ पे बताया हुआ कि ये जो ये मात्रा है किस स्वर की मात्रा है, छोटी ई की है, बड़ी ई की है, ऊ की है। वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है, छोटी ई की मात्रा है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं विनोद, समझ रहे हो, तो अगर मैंने यहाँ पे विनोद लिखा तो ये क्या है, ये जो इस तरह से जो मात्रा लगी है वो ये छोटी है, समझ रहे हो, मेरी छोटी ई की मात्रा है। आशा करता हूँ समझे होंगे। देन यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऊ की मात्रा दी है यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को, किस स्वर की मात्रा है, ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ई है या ए है। तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बड़ा ऊ इस तरह से होता है, समझ रहे हो मेरी बात को, उसकी मात्रा ये होती है। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन रहती है ना मात्राओं में, वैसे होनी नहीं चाहिए आपको अब तक, बट अगर रहती है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखो हमेशा याद रखना, जो छोटी मात्रा है ना आपकी, वो एक हमारा लेफ्ट जिसको हम बोलते हैं ना बायां, और ये हमारा दायां हो गया राइट। जो हमारे राइट की तरफ लगती है ना मात्राएं, वो सभी बड़ी मात्राएं हैं। आपका जो राइट हैंड है, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे मान लो लेफ्ट की बात करूँ, जैसे ई की बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे छोटी ई की मात्रा यहाँ देखो किस इस तरफ लेफ्ट साइड से इस तरह से लग रही ना। अगर बड़ी ई की मात्रा की बात करूँ तो वो किस तरफ को लगेगी, इस तरफ को लगती है, वो ऐसे लगती है ना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखता हूँ मैं वीणा, एक ये वीणा, देन यहाँ पे लिखता हूँ विनोद, विनोद, ठीक है। तो ये जो ये मात्रा लगी हुई है ना ई की, ये क्या है, ये इस तरफ से लेफ्ट हैंड से है ना, और ये जो ये मात्रा ये राइट हैंड से इसको इस तरफ को, मतलब इस तरफ को लग रही है। उसी तरह से ऊ का है, छोटा ऊ किस तरफ को है, देखो लेफ्ट साइड जा रहा है ना, और बड़ी ऊ की मात्रा जो वो राइट को जा रही है। तो इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। देखो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है आपने, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अंत में हमें ना कमेंट में जरूर बताना है कि जैसा मैंने आपके लिए प्लान किया है कि हम पहले एक टॉपिक करेंगे, उस टॉपिक के बाद जैसे मान लो वर्णमाला हमने पढ़ा, वर्णमाला को पढ़ने के बाद एक इस जिस तरह से मैंने आज की जो हमारी वीडियो थी प्रश्नोत्तरी की, वो हम लेके आएंगे, ताकि आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो सके, और जो एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका भी आपको थोड़ा आइडिया हो सके।
तो ये तरीका ठीक है या आप ऐसा चाहते हैं कि कुछ आप नए तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।